नमस्कार। पीटीईटी 2020 के कार्यालय से आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि पीटीईटी 2020 का जो कार्यालय राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के परिसर में स्थापित है राज्य सरकार के आदेश से। इसके लिए प्रवेश परीक्षा आप सभी के सहयोग से 16 सितंबर को 2 पारियों में आयोजित हो चुकी है। आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है, क्योंकि इस कोरोना के युग में भी आप सभी के सहयोग से राज्य सरकार, जिला प्रशासन, राज्य के 33 जिलों में नियुक्त किए गए जिला समन्वयक, केंद्राधीक्षक एवं केंद्र पर्यवेक्षकों के माध्यम से लगभग 2100 परीक्षा केंद्रों पर 16 तारीख को प्रातः 9 से 12 एवं 3 से 6 वाली शिफ्ट में यह परीक्षा 5.5 लाख के आसपास विद्यार्थियों ने दी है। ये परीक्षा बेसिकली 2 प्रकार के पाठ्यक्रमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाती है। एक है 4 वर्षीय बीए बीएड बीएससी बीएड पाठ्यक्रम, दूसरा है 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम। जो 4 वर्षीय बीए बीएड और बीएससी बीएड का पाठ्यक्रम है, उसके लिए पूरे राजस्थान में 400 से अधिक कॉलेजेस हैं, लगभग 410 कॉलेज हैं, जिसमें कुल मिलाकर 40,000 सीटें छात्रों के लिए प्रवेश के लिए उपलब्ध हैं। इन 40,000 सीटों पर लगभग 1,90,000 छात्रों ने आवेदन किया था। 16 सितंबर को जो परीक्षा आयोजित हुई थी, उसमें इस 1,90,000 में से लगभग 1,65,000 छात्रों ने परीक्षा दी थी। अब इस परीक्षा का परिणाम इस कार्यालय के द्वारा 4 अक्टूबर को जारी किया जा चुका है और आप सभी ने, आपको इस परीक्षा में जो अंक प्राप्त हुए हैं उसकी अंक तालिका डाउनलोड कर ली होगी, अपना अपना रिजल्ट देख लिया होगा। कुल मिला के 600 जो प्राप्तांक थे, उसमें से आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं यह आपको भली भांति ज्ञात होगा। दूसरा जो फेज है इस परीक्षा का, वो है काउंसलिंग वर्क। काउंसलिंग एक ऐसी विधि है, ऑनलाइन काउंसलिंग विधि, जिसमें जो भी अभ्यर्थी है उसको इस परीक्षा में प्राप्त अंकों, उसकी जो कैटेगरी है, उसकी जाति, उपजाति यूँ कह लीजिए, जिस संवर्ग को वो बिलोंग करता है, उसके आधार पर, और जो वो महाविद्यालयों का विकल्प भरता है, कॉलेजों का विकल्प भरता है, उसके आधार पर उसको प्रवेश के लिए सीट का आवंटन ऑनलाइन विधि के द्वारा किया जाएगा। और यह प्रक्रिया, ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है, काउंसलिंग की प्रक्रिया, वो प्रारंभ हो चुकी है। इसका जो विधि है, इसके जो मेजर स्टेप्स हैं, उनको समझाने के लिए मैं सीधा प्रत्यक्ष रूप से आपकी समक्ष, आपके मध्य उपस्थित हुआ हूँ। मुख्य जो बातें हैं, किसी भी प्रकार के भ्रम को अवॉइड करने के लिए, आपके किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, जो मुख्य क्वेरीज हमारे हेल्पलाइन सेंटर पर सीधे हमारे मोबाइल के ऊपर या हमारी टीम के मोबाइल के ऊपर जो प्रश्न अभ्यर्थी या कॉलेज संचालक बार बार पूछते हैं, उसके समाधान के लिए ये वार्ता या ये वीडियो हमने बनाया है। मैं सबसे पहले आपको यह बता दूं कि ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है, वो अभी जो हमारी जो अधिकृत वेबसाइट है, जो कि हम कई बार रिपीट कर चुके हैं,
www.ptetdcb2020.com। ये जो वेबसाइट है, इसके ऊपर आप जैसे ही लॉगिन करेंगे, वहां पर आप जो अभ्यर्थी हैं उसमें एक मेनू आएगा, रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करें। और जैसे ही आप अपना रोल नंबर, माता जी का नाम, जन्म तिथि और काउंसलिंग नंबर, ये जो काउंसलिंग नंबर है, जो अंक तालिका आपने डाउनलोड की है, रिजल्ट शीट या कह लीजिए जो डाउनलोड की है, उसमें लिखा हुआ है, ये 3 चीजें जब आप डालेंगे तो आपका चालान जनरेट होगा, 5,000 रुपए का चालान जनरेट होगा। और आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड भी इसी स्टेप में बनवा पाएंगे। वो जो 5,000 का चालान जो यहाँ पे आप जनरेट कर रहे हैं, वो सीधे आप ऑनलाइन विधि से उसका शुल्क बैंक में जमा करा सकते हैं, या आप इस 5,000 के शुल्क के चालान को कैश के द्वारा, ई मित्रा कैश या आईसीआईसीआई की किसी भी शाखा में जाकर नगद द्वारा भी, कैश द्वारा भी जमा करा सकते हैं। चूंकि ये कोरोना का समय है, इसलिए मेरा सभी अभिभावकों एवं छात्रों से निवेदन है कि जहां तक हो सके ऑनलाइन विधि से आप जो अपनी शुल्क है, निर्धारित शुल्क है, उसको घर बैठे ही जमा कराने का प्रयास करें। परंतु जो भी विधि आप काम में लें वो पूर्णतया सुरक्षित होनी चाहिए। सिक्योर्ड पेमेंट गेटवे का आप चुनाव करें, सिलेक्शन करें। और यदि आप पूर्णतया अपने आप में कॉन्फिडेंट हैं, इस तरह की विधि का अगर आप फ्रीक्वेंटली प्रयोग करते हैं, ई बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट का अगर आपको ज्ञान है, आप इस प्रक्रिया से अभ्यस्त हैं, तो आप निसंदेह घर बैठे यह काम कर सकते हैं। दूसरा है, आप ई मित्रा, जो भी आपके नजदीकतम ई मित्रा केंद्र है, वहां पर जाकर भी यह कार्य कर सकते हैं। ई मित्रा पर जाकर आप पहले तो अपनी जो डिटेल्स हैं वो, और सही डिटेल्स, यूजर नेम, पासवर्ड जो है वो आप अपना स्वयं के पास रखें, ई मित्रा वाले के पास न छोड़ें। और जहां तक हो सके आप अपने स्वयं के मोबाइल के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर या घर के अंदर जो डेस्कटॉप है उसके ऊपर उस यूजर नेम, पासवर्ड को काम में लेकर अपना काउंसलिंग का काम करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। यह जो विधि है वो बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। यूजर फ्रेंडली का मतलब है कि किसी के पास भी यदि एंड्रॉयड मोबाइल है तो बड़ी आसानी से वो स्वयं इस पूरी प्रक्रिया को कर सकता है। लॉगिन करने के पश्चात 5,000 रुपए बैंक में जब आप जमा करा देंगे या ऑनलाइन विधि से जमा करा देंगे, उसके पश्चात 9 तारीख से आपको महाविद्यालयों का चयन करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। देखा ये गया है कि अक्सर अभ्यर्थी यह मानते हैं कि मुझे तो इस कॉलेज में एडमिशन लेना है और उसी को टिक करके और अपना जो लॉगिन पैनल है उसको लॉक कर देते हैं। यहाँ पर ये वरीयता है, ये प्रेफरेंस है कि अगर मेरी मेरिट के अनुसार मेरा एडमिशन होता है तो सबसे पहले मेरी चॉइस ये है, नेक्स्ट नंबर पे मेरी चॉइस ये है, फिर मेरी चॉइस ये है, फिर मेरी चॉइस ये है, एंड सो ऑन। इस तरह से आप चाहे जितनी चॉइस उसमें भर सकते हैं। मेरा आपसे अत्यंत विनम्र निवेदन ये है कि पहले आप जो इस प्रकार के कोर्सों की लिस्ट है उसका ठंडे दिमाग से आसानी से उसको देख लें, अध्ययन कर लें। आपके जिले के कॉलेज सबसे पहले चुनें, जो आपके लिए ज़्यादा सुविधाजनक हैं उसको नंबर 1 पे रखें, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे जितने कॉलेजों का, महाविद्यालयों का चयन कर सकते हैं। उसके बाद आपसे घर से निकटतम दूरी पर जो हो, जिला हो, जैसे उदाहरण के तौर पे यदि आप बीकानेर के छात्र हैं
तो बीकानेर के आसपास के जो जिले हैं, चूरू है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, इधर नागौर है, जोधपुर है, जो भी जिस किसी भी जिले के पास आपका गांव, आपका शहर, आपका निवास हो, वहां के महाविद्यालयों को यदि आप चुनेंगे तो ये जो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है आपको करने में आसानी होगी। चूंकि एडमिशन पूर्ण रूप से मेरिट के आधार पर होता है, इसलिए जरूरी नहीं है कि हम जिसका चयन करें उसी महाविद्यालय में हमें प्रवेश मिल जाए। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा महाविद्यालयों का प्रेफरेंस दें। आप सबसे पहले, जैसे मैंने कहा, कि अपने स्वयं के गृह जिले जहां के आप रहना चाहते हैं या जो आपका नंबर 1 का जिला है उसके कॉलेजों की लिस्ट में प्रेफरेंस देवें, फिर दूसरे जिले की लिस्ट में प्रेफरेंस देवें, फिर तीसरा जो आपका निकटतम जिला है उसमें प्रेफरेंस देवें। कहने का तात्पर्य ये है कि जितनी ज्यादा प्रेफरेंसेस आप भरेंगे उतना ही ज्यादा आपके प्रवेश की जो चांसेज हैं वो ज्यादा बढ़ेंगे। ऐसा अक्सर होता है कि बाद में फिर छात्र इंक्वायरी करते हैं, साहब मुझसे कम नंबर वाले का हो गया और मेरा नहीं हुआ। उसका मूल कारण यही होता है कि भाई जो कम नंबर वाला छात्र है उसकी जो वरीयता थी वो दूर के कॉलेजों तक थी, वो दूर के कॉलेजों में भी जाकर इस पाठ्यक्रम के अंदर प्रवेश लेने का इच्छुक है, इसलिए लो मेरिट होते हुए भी उसका एडमिशन होने की संभावना ज्यादा रहती है। प्रत्येक कॉलेज के अंदर जितनी भी सीट्स हैं, सामान्यतः क्या होता है कि 50 सीटें बीए बीएड के लिए और 50 सीटें बीएससी बीएड के लिए, अधिकांश कॉलेजों में ये स्ट्रक्चर है। फिर भी वेबसाइट के ऊपर आप किसी भी कॉलेज के बारे में, आजकल इंटरनेट और गूगल का जमाना है, आप बड़ी आसानी से उस कॉलेज की जो डिटेल है, वहां पे कौन प्राचार्य काम कर रहे हैं, उस कौन सी संस्था उस कॉलेज को चला रही है, इस तरह की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। या आपसे सीनियर जो है, आपके बड़े भाई बहन या आपके सीनियर जो इस कोर्स को कर रहे हैं, उनसे भी आप जहां पर वो पढ़ रहे हैं उन कॉलेजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि आने वाले 1, 2 या 3 दिनों में आप तसल्ली से, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें, तसल्ली से आप अपना वरीयता क्रम घर पर बैठकर एक रफ पेपर पर कॉलेजों की लिस्ट बना लें, और यदि ई मित्रा पे जाके आपको भरना है तो उस ई मित्रा वाले को भी आप कहें कि भाई मेरी प्रेफरेंस नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, कुल मिला के 10 प्रेफरेंस, 20 प्रेफरेंस, 50 प्रेफरेंस, 100 प्रेफरेंस आप बना लें, जैसे भी आपके प्राप्तांक हैं उसके आधार पर। यदि कम प्राप्तांक हैं तो आपको ज्यादा लंबी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी चाहिए। लास्ट में एक ऑप्शन हमने ऐसा भी दे रखा है, एनीवेयर इन राजस्थान, मतलब राजस्थान में किसी भी कॉलेज में भी अगर मेरा नंबर आ रहा हो तो मुझे प्रवेश दे दिया जाए। वो इस बात का आपकी स्वीकृति है, एक तरह से यूं कह लीजिए। उसमें क्या होता है कि उस तक जाने से पहले आपको जिलों का चयन कर लेना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि आप चूरू जिले के निवासी हैं तो आपके निकटतम, मान लीजिए सीकर है, झुंझुनू है, इधर आपके नागौर है, इधर आपके बीकानेर है, उधर हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, ये जिले जो चूरू के बॉर्डर से लगते हैं, उन जिलों को भी आपको प्रेफरेंस में लेना चाहिए। और फिर अगर एनीवेयर पे जाएंगे तो आपको अधिक लाभ मिलेगा और अधिक संभावना बनेगी कि आप जिन कॉलेजों में प्रवेश की इच्छा रखते हैं वहां आप प्रवेश पा सकेंगे। संपूर्ण प्रक्रिया आप देखिए ऑनलाइन है, सॉफ्टवेयर के द्वारा है, इसमें किसी भी तरह का भ्रम आपको दिमाग में नहीं रखना चाहिए। राज्य सरकार के जो रिजर्वेशन के रूल्स हैं वो उनका पूर्णतः पालन सॉफ्टवेयर के द्वारा या ऑटोमेशन के द्वारा किया जाता है। और जब कभी भी आप तुलना करें तो ऐसा नहीं है कि साहब मैं भी ओबीसी का ये भी ओबीसी का, ऐसा नहीं होता है। जैसे ओबीसी मेल की कट ऑफ अलग होती है, ओबीसी फीमेल की कट ऑफ किसी भी महाविद्यालय में अलग होगी, उसके बाद ओबीसी पीएच की अलग होगी,
इसी प्रकार से एससी के लिए एससी मेल, एससी फीमेल, एससी पीएच, एससी में भी डिफेंस। तो कहने का तात्पर्य ये है अलग अलग वर्ग और उपवर्ग। कई बार ऐसा भी होता है कि छात्रों को बाद में पता लगता है कि मैंने तो अपनी कैटेगरी गलत लिख रखी है मेल और ई मित्रा की गलती से कर रखा है फीमेल, और डाटा में सारा समय देने के पश्चात भी उसने करेक्ट किया ही नहीं है। तो फिर से आपसे निवेदन है कि अगर ऐसा है तो आप उसको करेक्ट कर लें, और अगर ऐसा है तो आपको फाइनल एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वैसे आपको करेक्शन के लिए सफिशिएंट टाइम दिया गया था। हमने 7 तारीख से ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू की है और 5 तारीख तक जो ऑनलाइन करेक्शन की फैसिलिटी छात्रों को दी हुई थी, जिसमें छात्र इस तरह का जो करेक्शन है वो कर सकते थे। फिर से आप अपने जो फॉर्म है उसके अंदर ये सुनिश्चित कर लें कि आपकी जो जाति है, जो उपजाति है, वर्ग उपवर्ग, वो सही सही भरा हुआ है। पूरे फॉर्म को आप ध्यान पूर्वक पढ़ लें। ओबीसी विशेष रूप से दिक्कत आती है, ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो पुराना नहीं होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी ये सर्टिफिकेट जो लेटेस्ट या जो भी इसके नियम है उसके अनुसार होने चाहिए। अगर आप डाइवोर्सी, विडो, पीएच या डिफेंस किसी भी कैटेगरी में प्रवेश चाहते हैं तो उस कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट जब भी आपसे मांगा जाए तो आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा, ऑनलाइन काउंसलिंग हो तो या ऑफलाइन हो तो भी। चूंकि ये कोरोना का एरा है, जहां तक हम समझते हैं आपको ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से लॉगिन कर महाविद्यालय को अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवाएं तो ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा आपके लिए, और किसी तरह की कोई एरर होने के चांसेस भी कम रहेंगे। उसके लिए जैसे ही आपको मेरिट के द्वारा कोई भी कॉलेज आवंटित होता है, जिस दिन मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होती है, तो आप वेबसाइट के ऊपर जाके अपना जो अकाउंट है उसके ऊपर लॉगिन करके आप अपना स्टेटस देख सकते हैं कि भाई मुझे कौन सा महाविद्यालय आवंटित हुआ है। उसका जो अलॉटमेंट लेटर कहलाता है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि महाविद्यालय बिल्कुल आपके घर के आसपास ही है तो आप सीधे महाविद्यालय जाकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और दूसरी जो विधि है वो ये है कि आप ऑनलाइन ही 12वीं की अंक तालिका सेल्फ एक डिक्लेरेशन जो फॉर्म है, स्वयं का रिसेंट फोटो जिसको हम कहते हैं सेल्फी, जो कंप्यूटर के सामने आपको मोबाइल के सामने जैसे सेल्फी खींचते हैं उस तरह से सेल्फी खींच के सीधी अपलोड करनी होगी वेबसाइट के ऊपर। कैटेगरी सर्टिफिकेट एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस इत्यादि का, और जो सब कैटेगरी है जैसे एससी में भी कोई विडो है, पीएच है, डिफेंस है, डिवोर्सी है, ये सब सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, तभी आपको उस श्रेणी के आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। कई बार हम अलॉटमेंट लेटर निकाल के जब कॉलेज जाते हैं तो पता चलता है कि साहब हम एससी के तो हैं पर पीएच नहीं है। वहां जाकर अज्ञानतावश हम महाविद्यालय वाले अधिकारियों से कहते हैं कि साहब इसमें से आप ये पीएच मिटा दीजिए और मेरा एडमिशन ले लीजिए। उनके मिटाने से वो पीएच नहीं मिटता है, क्योंकि आपका एडमिशन एससी की पीएच कैटेगरी की सीट पर हुआ है या एससी की डिफेंस कैटेगरी की सीट पर हुआ है, तो आपको एससी का सर्टिफिकेट और साथ में डिफेंस का सर्टिफिकेट जब आप दोनों दिखाएंगे तो आपको वो जो सीट है वो कंफर्म मानी जाएगी, अन्यथा आपका जो प्रवेश है वो निरस्त ही होगा। अभी अगर पकड़ में नहीं आएगा तो किसी भी स्टेज पे पकड़ में आएगा तो वो प्रवेश जो है वो निरस्त माना जाएगा। इसलिए आप ऐसी भूल नहीं करें, जिस कैटेगरी के आप हैं उसी कैटेगरी पर एडमिशन के लिए अप्लाई करें, और एडमिशन मिलने पर उसी कैटेगरी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो संबंधित जो महाविद्यालय है उसको ऑनलाइन प्रस्तुत करें। जहां तक शुल्क की बात है,
5,000 रजिस्ट्रेशन देकर आप इस ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेना प्रारंभ कर रहे हैं। और जो कॉलेज रजिस्ट्रेशन या कॉलेज जो ऑप्शन या कॉलेज जो चॉइस आपने भरी है, उस चॉइस को भरने के पश्चात 14 तारीख तक ये काम आप कर सकते हैं। उसके बाद 16 तारीख को जब प्रथम काउंसलिंग की मेरिट जारी की जाएगी, तो उस समय आप ये देख सकते हैं कि आपको कौन सी कॉलेज आवंटित हुई है। उस कॉलेज से आप संपर्क साध सकते हैं सीधा मोबाइल नंबर से, इंटरनेट और उसके ऊपर उनके जो प्रिंसिपल साहिबान हैं उनके मोबाइल नंबर भी उपलब्ध होंगे, और आगे की जो प्रक्रिया है उसके बारे में आप समझ सकते हैं। प्रवेश की वरीयता देने से पूर्व आप जिस कॉलेज में प्रवेश लेने की इच्छा रखते हैं वहाँ के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें, क्योंकि एक बार आपका प्रवेश किसी भी कॉलेज में लॉक होने के पश्चात इस आधार पर चेंज नहीं होगा कि साहब मुझे ये कॉलेज पसंद नहीं है, और एडमिशन कंफर्म होने के पश्चात जो फीस है वो भी लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, यदि आपकी वरीयता के ऊपर वाले कॉलेजों में कोई रिक्ति होती है और आपने अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन ऑप्ट कर रखा है, सेलेक्ट कर रखा है, तो सीटें रिक्त होने की स्थिति में आपको अपवर्ड जो आपकी चॉइस है उसके कॉलेज का आवंटन हो सकता है। और उस कॉलेज के आवंटन के लिए आपको उस कॉलेज में कांटेक्ट करना पड़ेगा और वहां पर भी ये कंफर्म कराना पड़ेगा कि हाँ मैं आपके कॉलेज में प्रवेश का इच्छुक हूं, तभी वो एडमिशन माना जाएगा, अदरवाइज वो एडमिशन नहीं माना जाएगा। अदरवाइज वो एडमिशन आपका यह समझ लीजिए एक तरह से सीट जो है वो आपकी कैंसिल्ड मानी जाएगी, क्योंकि अगर आप किसी अपवर्ड मूवमेंट में नेक्स्ट कॉलेज में आपको अलॉट हो जाती है तो जो पहले वाला कॉलेज है वहां से आपकी सीट समाप्त हो जाती है, वहां पे कोई दूसरा अभ्यर्थी आ चुका होता है, इसलिए आप वापस उस कॉलेज में नहीं जा सकते। इसलिए सोच समझकर आप वरीयता क्रम भरें और इस बात के लिए बिल्कुल तैयार रहें कि भाई अपवर्ड मूवमेंट में जो भी कॉलेज मुझे मिलेगी वहां मुझे इस कोर्स के लिए प्रवेश लेना है, अदरवाइज आपको जो आर्थिक और जो दूसरा नुकसान है वो उठाना पड़ सकता है। तो ये प्रवेश से रिलेटेड जो मुख्य बात थी कि डॉक्यूमेंट अपलोड कराने के उपरांत काउंसलिंग माध्यम में महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आपको 22,000 रुपये की जो फीस है उसका चालान डाउनलोड करके निर्धारित समय के अंदर 22,000 का डाउनलोड करके चालान ऑनलाइन विधि से या ICICI बैंक में जाकर पुनः जमा कराना होगा। और जब आप 22,000 का चालान जमा कराकर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कराकर कंफर्म कर देंगे तभी आपका एडमिशन कंफर्म माना जाएगा। अगर आप अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जाति से संबंधित, आपकी योग्यता से संबंधित, इस कोर्स के लिए योग्यता है 12th क्लास, तो 12वीं क्लास की अंक तालिका और जाति ये जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको आप तैयार करके रखें। और यदि आपका रिजल्ट नहीं है, जिस दिन आपका एडमिशन हुआ आपके पास रिजल्ट ही नहीं है, जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपकी सप्लीमेंट्री आ रखी है और आप पास ही नहीं है, तो आपको इस कोर्स में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये एक प्री कंडीशन है कि जिस दिन आप कॉलेज में ज्वाइन करना चाहते हैं उस दिन आपका रिजल्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और अगर रिजल्ट क्लियर नहीं है तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस आधार पर प्रवेश नहीं दिया जा सकता कि साहब मेरा सप्लीमेंट्री का रिजल्ट थोड़े दिन में आ जाएगा, मैं उसमें पास हो जाऊंगा या मेरे पास होने की पूरी संभावना है। किसी भी एफिडेविट के आधार पर आपको किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश कंफर्म नहीं किया जाएगा। प्रवेश वाले दिन आपके पास जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट हैं वो पूर्ण रूप से उपलब्ध होने चाहिए, और आपकी 5,000 की फीस अभी और 22,000 की बाद में ये जो फीस है ये जमा होनी चाहिए ICICI की
बैंक खाते के अंदर, तभी आपका प्रवेश कंफर्म माना जाएगा, अदरवाइज आपका प्रवेश कंफर्म नहीं माना जाएगा। तो ये जो विधि है आप इसको ध्यान पूर्वक समझ लें, और प्रत्येक स्थिति में आप पीटीईटी की जो अधिकृत वेबसाइट है, जो नॉर्मली होता क्या है कि हम गूगल के ऊपर पीटीईटी 2020 टाइप कर देते हैं तो बहुत सारी लंबी लिस्ट आ जाती है, और उसमें जो सबसे पहली हमें दिखती है उसी के जंजाल में हम फंस जाते हैं और कई बार धोखा भी खा जाते हैं। तो कृपया करके आप इस प्रकार की गलती न करें। आप जो भी जैसे ही आप ब्राउजर खोलेंगे तो वहां पे पूरा एड्रेस टाइप करें www.ptetdcb2020.com। ये जो कंप्लीट एड्रेस है जो आप नोट करके रखें अपने मोबाइल में, उसी के ऊपर क्लिक करके आप जो सही वेबसाइट है उसके ऊपर पहुंचेंगे। उस सही वेबसाइट के ऊपर आपका जो लॉगिन और पासवर्ड है वो आप किसी के साथ शेयर मत कीजिए जब तक कि आपका किसी महाविद्यालय में प्रवेश कंफर्म नहीं हो जाता है और आप अपने आप को सेटल्ड फील नहीं करते हैं, और उसके पश्चात आप उस महाविद्यालय में अपनी जो ऑनलाइन विधि या जैसी भी कक्षाएं लगती हैं वो जारी रख सकते हैं। एक जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं आपसे और शेयर करना चाहता था वो ये है कि देखिए कोविड-19 का टाइम है, मोस्ट ऑफ द वर्क विल बी डन ऑनलाइन। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू स्टे एट होम and keep viewing our web. This is the correct website address www.ptetdcb2020.com regularly. As I told you, about 40,000 seats are available in about 400 colleges in Rajasthan. You will have to fill college preference with a registration fee of 5,000 through student login available on this website. This procedure you must have clear in your mind. You must fill preference of more colleges situated in and around your native place. Be aware of fake websites and fake news. किसी की कही बातों पर, क्योंकि अक्सर हमारा ये अनुभव है, ई मित्रा वाले भैया ने ये गलती कर दी। ई मित्रा इज ओनली द सर्विस प्रोवाइडर। जो भी काम वो करता है आप उसकी स्क्रीन के ऊपर ध्यान पूर्वक चेक कर लीजिए कि वो हमारे रोल नंबर सही तो भर रहा है, हमारी डिटेल सही तो भर रहा है, बैंक अकाउंट नंबर हमारा ही दे रहा है ना, किसी और का तो नहीं दे रहा है, मोबाइल नंबर हमारा ही लिखा है ना। अगर किसी और का मोबाइल डाल देंगे तो मैसेज उसके मोबाइल पे जाएगा, जो भी अलर्ट मैसेज होते हैं। तो इसलिए ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं जिसको कि आपको ध्यान रखना होता है, और जो भी काम ई मित्रा के ऊपर होता है उसका एक प्रिंट आउट देते हैं। आप उस प्रिंट आउट को भी ढंग से पढ़ेंगे तो आपको तुरंत ध्यान आ जाएगा कि भैया इसने ये गलती कर दी, और आप तुरंत उसको कह सकते हैं कि भाई ये आपने गलत किया है। उसके बाद आप कहते हैं तो उसका कोई भी मतलब नहीं रहता, कोई भी मीनिंग नहीं रहता। As I told you, admission is purely on the basis of merit and will be decided by your score in the entrance test, your college preference and the caste and category that I have explained to you very clearly. आपके द्वारा इस पीटीईटी की परीक्षा में कितने नंबर प्राप्त हुए हैं, आप किस वर्ग या उपवर्ग से संबंध रखते हैं, और आपने कौन कौन से कॉलेजों का प्रेफरेंस भरा है, ये जो बिंदु हैं ये निर्धारित करेंगे, डिसाइड करेंगे आपकी एडमिशन को। योर एडमिशन विल बी डिसाइडेड बाय द मेरिट on the basis of marks which you have obtained in the PTET 2020 examination, your caste, your category, your gender, etc. तो ये इस परीक्षा के अंदर प्रवेश का
तरीका है। एक बात मैं और क्लियर कर दूं, अक्सर छात्रों के दिमाग में एक भ्रांति रहती है कि भाई ये बीएड का कोर्स है, हम क्या पता एमए कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भाग ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। ये देखिए डुअल डिग्री कोर्स है। बीए की जो डिग्री है वो भी आपके पास आएगी और बीएड की डिग्री भी, यानी कि जहां कहीं भी नौकरी के लिए बीए योग्यता होगी वहां भी आप एलिजिबल हैं, जहां कहीं भी बीएड योग्यता होगी वहां भी आप एलिजिबल हैं। जिसके पास बीएससी बीएड की डिग्री है वो जहां कहीं भी बीएससी योग्यता है वहां भी फाइट कर पाएंगे कंपटीशन, और जहां कहीं भी बीएड योग्यता है वहां भी फाइट कर पाएंगे। नॉर्मली क्या होता है, बीएससी के बाद हम 2 साल का बीएड करते हैं, तो 3 साल बीएससी में फिर 2 साल बीएड, तो कुल मिला के 5 साल का ये पैकेज है। इसमें आपका 1 साल बच जाता है और दोनों डिग्रियां आपको मिल जाती हैं और उसकी पूरी वैलिडिटी रहती है। इन 4 साल के पश्चात आप चाहें तो एमएड के अंदर प्रवेश लें और आप चाहें तो एमएससी या एमए की कक्षाओं के अंदर प्रवेश लें। दोनों आपकी जो तरफ जो क्वालिफिकेशन है वो बनी रहेगी। इस क्वालिफिकेशन के आधार पर आप दोनों कक्षाओं में प्रवेश ले पाएंगे। ये भी अक्सर भ्रांति मार्केट में रहती है कि साहब बीएससी बीएड वाला तो खाली टीचिंग जो जॉब है उसी के लिए फाइट कर सकता है और किसी जॉब के लिए फाइट नहीं कर सकता। ये भ्रम है। आप आईएएस, आरएएस और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं वो भी बड़ी आसानी से दे सकते हैं। इसलिए जहां तक कोर्स की बात है, वो कोर्स का करिकुलम अलग अलग विश्वविद्यालयों का अलग अलग होता है। तो जब कभी भी आप महाविद्यालयों का चयन करें, इन सारे बिंदुओं के ऊपर आप विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि ये सारी बातें ही इस बात को डिसाइड करेंगी कि आपका प्रवेश और आपका जो भविष्य है वो कितना उज्जवल होगा। क्योंकि जिस के अंदर आप प्रवेश ले रहे हैं, जिस पाठ्यक्रम में आप प्रवेश ले रहे हैं, आपको पूरा हक है कि उसकी सही सही जानकारी आपको प्राप्त हो। एक बार पुनः कोरोना काल के अंदर मैं आप सभी को इस बात के लिए आह्वान करता हूं कि आप जो अपनी पढ़ाई है नियमित रूप से जारी रखें, और जब तक ऑनलाइन क्लासेस होती हैं महाविद्यालय की बजाय आप ऑनलाइन जो क्लासेस हैं उनको ज्वाइन करके जो अपनी पढ़ाई है उसको कंटिन्यू करें। और जो काउंसलिंग का ऑप्शन है उसमें भी ऑनलाइन विधि से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके अपना जो एडमिशन प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करें। अपने आप को सुरक्षित रखें। जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वियरिंग आप एक अभियान चल रहा है, नो एंट्री विदाउट मास्क। अगर आपके पास मास्क नहीं है, नो मास्क नो एंट्री, तो आपको किसी भी कार्यालय में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो मास्क इस कोरोना के विरुद्ध लड़ाई का सबसे बड़ा एक हथियार है हमारे पास। स्वच्छता, आप अपने आसपास की जो स्थान है उसको स्वच्छ रखें। हैंड सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको फ्रिक्वेंटली काम में लें, और अपना जो कैरियर है उसके बारे में भी सोचते रहें, और प्रत्येक स्थिति में किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव के दौर से न गुजरें, क्योंकि तनाव से किसी भी समस्या का कोई हल होने वाला नहीं है। और जहां कहीं भी आप प्रवेश लेने की इच्छा रखते हैं उसके बारे में पहले से पूरी जानकारी आप प्राप्त कर लें, जिससे बाद में आपके दिमाग में एडमिशन लेने के बाद कोई ऐसा ख्याल नहीं आना चाहिए कि भाई मुझे तो ये चाहिए था और मैं चला यहाँ गया। तो while filling college options, please be sure about college, like location of college, facilities in college, subject available in college, colleges, etc. पता चला कि हमने कहा, तो कई बार क्या होता है कॉलेज वाले अपना मार्केटिंग के लिए ऑफिस कहीं लगा लेते हैं और वो ऐसा भ्रम फैला देते हैं कि हमारा कॉलेज तो यहाँ चलेगा। फिर जब वास्तव में वो जाते हैं तो उनको पता लगता है कि वो जो क्लासेज हैं वो तो हमारे घर से 25 किलोमीटर दूर चल रही हैं, 50 किलोमीटर दूर चल रही हैं। तो ऐसे जितनी भी हिडन चीजें होती हैं
उनके बारे में आप पहले से ही पता करके अपना जो कॉलेज प्रेफरेंस है उसको भरें, क्योंकि एक बार ये प्रक्रिया शुरू अगर हो जाती है, आपने कॉलेज प्रेफरेंस को लॉक कर दिया है, तो उसके बाद फिर उसमें चेंज करना संभव नहीं होता। सो वंस अगेन आई रिपीट दैट यू शुड नॉट लॉक योर कॉलेज प्रेफरेंस ऑप्शन इन हरी। जल्दबाजी में आपको जो कॉलेज ऑप्शन वाला फॉर्म है उसको लॉक नहीं करना है, क्योंकि लॉक करने के बाद आप उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए एलिजिबल नहीं है। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सब चूंकि आपको जरूरत पड़ेगी इन सब की, तो आप इन सब को तैयार करके रखें। और विशेष रूप से जो सर्टिफिकेट ऐसे होते हैं जो 1 साल बाद दोबारा बनाने पड़ते हैं, 2 साल बाद दोबारा बनाने पड़ते हैं, तो उनको आप कृपया करके पहले से ही बनवा के रख लें, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की असावधानी का सामना नहीं करना पड़े। पुनः आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ सभी को धन्यवाद। थैंक यू।